नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कई सारे फ्रंट्स पर वॉर चल रहे हैं। जैसे रशिया यूक्रेन का एक फ्रंट है, वहां पर वॉर चल रहा है। इजराइल हमास वाले फ्रंट पर वॉर चल रहा है। इधर अमेरिका ने अभी कुछ दिनों पहले हूथी रिबल्स पर अटैक कर दिया। उधर ईरान ने एक नया फ्रंट खोल दिया, जहां पर उसने पाकिस्तान पर, इराक पे, सीरिया पे मिसाइल्स गिराए और उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी ईरान पर अटैक किया। फिर आप देखो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का अलग टेंशन है। वो बॉर्डर पे पूरी अपनी फोर्सेस भेज चुका है नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी, कभी भी वॉर में जा सकता है। इधर यूएस जो है वो ताइवान को पोक कर रहा है, चाइना को पोक कर रहा है। चाइना गुस्से में आकर के कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है, उधर भी एक फ्रंट खुल सकता है। तो बहुत जगह टेंशन्स चल रही है। उन्हीं टेंशन्स के बीच में एक नया टेंशन हमारे सामने, एक नई कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने निकल करके आ रही है। जब स्वीडन जो कंट्री पिछले 2 दशकों से शांत रही है, एक ऐसी कंट्री जो कि नेपोलियन के वॉर के बाद शायद वो कंट्री कभी डायरेक्टली किसी कंट्रीज के साथ ना वॉर में गई है, ना कभी डायरेक्ट ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में आई है जब वॉर जैसी सिचुएशन बन जाए। हाँ, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में वो अपने सोल्जर्स को जरूर भेजते हैं, बट वो डायरेक्टली कभी किसी कंट्री के साथ वॉर में पिछले 2 दशक से नहीं आए हैं। उस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने लोगों से यह अर्ज कर दिया कि स्वीडन जो है बहुत जल्दी वॉर में जा सकता है, इसके साथ, रशिया के साथ। तो इस वीडियो में हम इसी इशू को समझने वाले हैं कि आखिर ये नया स्वीडन और रशिया का युद्ध कहां से शुरू हो गया, इनके टेंशन कहां से राइज हो गए। अभी यूक्रेन के साथ ऑलरेडी रशिया एक युद्ध लड़ रहा है, तो दूसरा ये स्वीडन के साथ कहां से शुरू हो गया इनका पूरा कॉन्फ्लिक्ट। तो इस वीडियो में हम उसको डिटेल में समझेंगे, मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इसमें नेटो का क्या स्टेक है, इसमें रशिया का क्या स्टेक है, इसमें टर्की कहां से इन्वॉल्व है, इसमें स्वीडन कहां से इन्वॉल्व है, इसमें फिनलैंड कहां से इन्वॉल्व है। इस सारी जियोपॉलिटिक्स को समझने की हम इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है डीआईएसएफ टीम की तरफ से, दैट डीआईएसएफ टीम हैज लॉन्च्ड इस अचीवर्स बैच। और इस अचीवर्स बैच के अंदर 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर। ये जो 100 स्टूडेंट्स होंगे, इनके ऊपर स्पेशल मेहनत की जाएगी। ये पूरा बैच एमके सर एंड टीम की गाइडेंस में चलेगा। जो ये 100 स्टूडेंट्स होंगे वो डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट करके पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी ले सकते हैं इस बैच के अंदर में। इस बैच के स्टूडेंट्स को 60% तक की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ये बैच जो है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, उस पर जाकर के अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। डीआईएसएफ टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ द इशू। पहले इशू के कंटेक्स्ट को समझो। देखो, ये जो पर्सन आपको दिख रहा है अपने स्क्रीन पर, ये एक्चुअली में कार्ल ऑस्कर बॉलिन है, जो कि सिविल डिफेंस मिनिस्टर हैं स्वीडन के। और सिविल डिफेंस मिनिस्टर ने अपने लोगों से ये अर्ज किया है और उनको बताया कि आप प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि देयर कुड बी अ वॉर इन स्वीडन। और ये बात सिर्फ यूनियन मिनिस्टर ने नहीं कही है, ये बात उनके मिलिट्री चीफ ने भी कही है, जिनका नाम मिकाइल बाइडेन है। उन्होंने कहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी किस चीज की? वॉर की पॉसिबिलिटी है। अब स्वीडन जो कंट्री 2 दशक से हमेशा शांत रही है, जिसकी कभी डायरेक्टली किसी कंट्री से वॉर नहीं हुई है, उसका ऐसा क्या इशू हो गया जिसमें उसके मिनिस्टर और उसके मिलिट्री चीफ को ऐसा लग रहा है कि स्वीडन पर रशिया अटैक कर सकता है कभी भी। तो अब इस पूरे इशू को हम मैप से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ये जो मैप आपको दिख रहा है यूरोप का, यहाँ पर आपको जो ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, ये पूरी जो कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज जो है ऑलरेडी नेटो के पार्ट्स हैं या नेटो के मेंबर कंट्रीज हैं। अब स्वीडन और फिनलैंड, ये दोनों फिलहाल नेटो की मेंबर नहीं है। अभी फिलहाल समझने के लिए आगे मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कौन कौन मेंबर है, कौन कौन नहीं है। तो ये दोनों कंट्रीज अभी फिलहाल आप मान के चलो कि नेटो की मेंबर्स नहीं है। अब अगर ये दोनों कंट्री नेटो की मेंबर्स बन जाती हैं, तो नेटो का ना एक पूरा फोर्ट्रेस खड़ा हो जाएगा इसके रशिया के अगेंस्ट में। और यहाँ पर बाय रोड, मतलब बाय लैंड, नेटो जो है कभी भी रशिया के अगेंस्ट में एक फ्रंट खोल सकता है, बल्कि बराबरी में उससे लड़ सकता है। कोई बीच में ना पानी आएगा, ना उसको कोई दिक्कत होगी। वो डायरेक्ट अपनी फोर्सेस को रशिया के अंदर में यहाँ से, इस वाले पार्ट से भेज सकता है। और रशिया पर जितने अटैक्स भी हुए हैं ना, अगर आप देखोगे पुराने जमाने, नेपोलियन ने इधर ही से अटैक किया था, हिटलर ने इधर ही से अटैक किया था। तो रशिया का ये वाला पार्ट ना काफी वीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था कि रशिया का कौन कौन सा पार्ट वीक है, जहां पर उसको काफी ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे एक ब्लैक सी वाला पार्ट है। ब्लैक सी में आपको पता है कि रशिया ब्लैक सी में आएगा और इंटरनेशनल वाटर्स में जाने के लिए उसको बोस्फोरस स्ट्रेट से होकर के जाना पड़ता है। और बोस्फोरस स्ट्रेट पर कंट्रोल किसका है? टर्की का है। और टर्की क्या है? नेटो का मेंबर है। तो फिनलैंड और स्वीडन, ये दोनों कंट्रीज अगर नेटो की मेंबर्स बन जाती हैं, तो ये नेटो के लिए भी बहुत फायदा होगा और इन दोनों कंट्रीज के लिए भी बहुत फायदा होगा। अब इन दोनों कंट्रीज के लिए फायदा कैसे होगा, क्यों होगा, इसको समझने की कोशिश करो। देखो, नेटो ने ना एक पूरा प्रोजेक्शन दिया है पूरी दुनिया को कि यूक्रेन को ना, जब रशिया ने अटैक किया अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत, जो रियल रीजन था वो नहीं बताया, जो प्रोजेक्ट किया नेटो में वो मैं बता रहा हूं आपको, कि रशिया की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत उसने यूक्रेन पर हमला किया, उसने क्रीमिया को कवर कर लिया। तो अब जो ये छोटी कंट्रीज हैं जैसे स्वीडन और फिनलैंड, इन पर इनका भी दूसरा नंबर हो सकता है। और यूक्रेन अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो नेटो का मेंबर नहीं था। अब स्वीडन और फिनलैंड को क्यों फायदा होगा नेटो ज्वाइन करने से, इसको आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। देखो, ऐसा नेटो ने प्रोजेक्ट किया पूरी दुनिया के सामने कि यूक्रेन और रशिया का जब वॉर हुआ ना, तो यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं था, इसीलिए यूक्रेन अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया। और इसीलिए रशिया ने इतना ज्यादा टेरिटरी जो है यूक्रेन की कब्जा कर ली और यूक्रेन को इतना मैसिव लॉस हो गया। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होता, तो नेटो की फोर्सेस कभी रशिया को इतने अंदर तक घुसने ही ना देती। ये उसने पूरी दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया।
उसके बाद क्या होता है, स्वीडन और फिनलैंड आउट ऑफ फियर जो है पिछले साल, मतलब पिछले साल क्या यानी 2022 में अप्लाई कर देते हैं नेटो की मेंबरशिप के लिए। लेकिन नेटो के ना कुछ रूल्स हैं मेंबरशिप के लिए। पहला रूल ये है कि आपकी जो कंप्लीट जीडीपी है पूरे देश की, उसका 2% आपको डिफेंस के लिए देना पड़ेगा, डिफेंस सेक्टर में डेडिकेट करना पड़ेगा। तो वहां तक तो स्वीडन पहुंच चुका है, फिनलैंड ऑलरेडी पहुंच चुका है। और दूसरा उनका रूल ये है कि जितने भी मेंबर नेशंस है ना नेटो के, वो सारे आपकी सदस्यता के लिए, मतलब आपकी मेंबरशिप के लिए, वो सारे नेशंस ग्रीन फ्लैग देंगे, यस करेंगे, तभी आप नेटो के मेंबर बन पाएंगे। अगर किसी एक कंट्री ने भी मना कर दिया तो आप नेटो के मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो फिनलैंड ने उसके बाद इन दोनों कंट्रीज ने अप्लाई किया और फिनलैंड को 2023 के मई में अप्रूवल मिल गया और फिनलैंड जो है अब नेटो का मेंबर बन चुका है। एज प्रेजेंट डेट फिनलैंड जो है वो नेटो का मेंबर है। बट फिनलैंड के नेटो के मेंबर बनने से ना कोई बहुत ज्यादा फायदा नेटो को नहीं होगा। इसीलिए नेटो पुश कर रहा है कि स्वीडन भी जल्दी से जल्दी उनका मेंबर बन जाए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखो ये बॉर्डर है फिनलैंड और स्वीडन और फिनलैंड का। अब नेटो क्या चाहता है? वो चाहता है कि लैंड एक्सेस मिल जाए उसको रशिया तक। लैंड एक्सेस और कहीं से नहीं है, उसको लैंड एक्सेस होगा यहीं से। और यहां से लैंड एक्सेस के लिए उसको स्वीडन का पार्ट बनना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, स्वीडन को नेटो का पार्ट बनना पड़ेगा। तो फिनलैंड अगर नेटो का मेंबर बन भी गया है, उससे नेटो को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, इसीलिए वो चाहता है कि स्वीडन बन जाए नेटो का पार्ट। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, तो बन जाए स्वीडन, क्या दिक्कत है, दे दें उसको अप्रूवल। ऐसा इतना ईजी नहीं होती है जियोपॉलिटिक्स। स्वीडन की जो मेंबरशिप है उसको रोक कौन रहा है? उसको रोक रहा है टर्की। और टर्की क्यों रोक रहा है उसको? टर्की का रोकने का रीजन है कुर्दिस्तान का पूरा मूवमेंट। ठीक है, अब आप समझो किस चीज से कैसे कैसे थ्रेट्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। अब टर्की और स्वीडन के बीच में थोड़े से रिलेशन जो है ऊपर नीचे हैं। क्यों है? क्योंकि टर्की को ऐसा लगता है कि जो पूरा कुर्दिस्तान की डिमांड है ना, जो कुर्द मूवमेंट के एक्टिविस्ट हैं, जिनको टर्की आतंकवादी कहता है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है स्वीडन के अंदर में। और वो खुलेआम ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं स्वीडन में, और स्वीडन की गवर्नमेंट उनको रोकती नहीं है। अब ये लोग जो है वो टर्की के लिए खतरा है। 2016 में टर्की को ऐसा लगता है कि 2016 में जो मिलिट्री कू की कोशिश की गई थी टर्की के अंदर में, वो भी ये एक्टिविस्ट, जो कुर्दिस्तान मूवमेंट वाले एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने की थी। और इनका जो एक्टिव मतलब इनका जो गढ़ है ना, वो स्वीडन के अंदर में। स्वीडन सपोर्ट करता है कुर्दिस्तान मूवमेंट के एक्टिविस्ट को। इसीलिए टर्की जो है वो नहीं चाहता है कि स्वीडन नेटो का मेंबर बने। और टर्की और हंगरी, ये दोनों कंट्रीज मिल करके रोक रही हैं स्वीडन को नेटो का मेंबर बनने के लिए। इसके लिए कोशिश भी की स्वीडन ने। पिछले 6 महीने पहले अभी स्वीडन, टर्की और हंगरी, तीनों कंट्रीज ने मिल करके एक डिस्कशन की थी, जहां पर टर्की ने ये पॉइंट रखा था कि अगर स्वीडन को मेंबर बनना है नेटो का, तो उन्हें इन सारे एक्टिविस्ट को, जो कुर्दिस्तान मूवमेंट वाले एक्टिविस्ट हैं, पीकेके पार्टी के जो एक्टिविस्ट हैं, इन सब पर बैन लगाना होगा। इनको बहुत स्ट्रिक्टली इन पर एक्शन लेना होगा। इनको जेल में डालिए, इनको एकदम बैन लगाइए, ताकि इनके मूवमेंट जो है वो आगे ना बढ़ पाए। और तब जाकर के हम आपको ग्रीन सिग्नल दे देंगे और आप नेटो का मेंबर बन जाइए। लेकिन अभी तक ये ग्रीन सिग्नल दिया नहीं है टर्की ने। ये सिर्फ अभी ट्रिपटाइट बात चल रही है, ट्रिपटाइट एग्रीमेंट की बात चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो ये पूरा इशू था स्वीडन का, रशिया का, टर्की का और नेटो का। आई होप ये पूरा इशू आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इशू है, नेटो क्यों चाहता है स्वीडन उसका मेंबर बन जाए, और हो सकता है कि बहुत जल्दी स्वीडन नेटो का मेंबर बन भी जाए। So that's all for today. I hope this video helps. Thank you and have a nice day.